नमस्कार साथियों, मैं ओंकार सूर्यवंशी आपके साथ आपके अपने चैनल ज्ञान स्नान विद ओंकार सर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। प्रिय साथियों, हम पढ़ रहे हैं यूएनओ। ठीक है, यूएनओ के 4 पार्ट जो हैं ऑलरेडी आपके अपलोड किए जा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि यूएनओ क्या है, एस्टेब्लिशमेंट इसका क्यों हुआ। ठीक है, और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, और ये प्रीवियस वीडियोस में डाले जा चुके हैं पिछले पार्टों में। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे आईसीजे के कार्यों की, या किस तरीके से आईसीजे में जजेस को चुना जाता है। ठीक है, इस वीडियो में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पिछली वीडियो में डाला जा चुका है। तो अभी हम सिर्फ नियुक्ति की बात करते हैं कि आईसीजे में नियुक्ति कैसे होती है जजेस की। तो वो किसी नेशनैलिटी के आधार पर नहीं होती है, बल्कि उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए जो भी वो जहाँ वहाँ पर जज चुना जाएगा। उच्च योग्यता होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि उस चुने जाने वाले जज को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, गणपूर्ति संख्या जिसे हम कहते हैं कॉरम, कॉरम कब पूरा होगा? जब 15 में से 9 न्यायाधीश आपके उपस्थित होंगे वहाँ पे सुनवाई में। और सुनवाई किस किस तरीके की होती है, तो किस तरीके के मामले मुद्दे जो होते हैं, डिस्प्यूट्स जो होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, दो देशों के बीच में कोई सीमा विवाद है, या आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या विश्व स्तर के जो युद्ध होते हैं उसके अपराधी। ठीक है, या कोई उससे जुर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद होगा जिसको राष्ट्रीय स्तर पर ना सुलझाया गया हो, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। आगे चलते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या है, किस किस तरीके की इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है रखी हुई हैं, नियम व शर्तें। यूएनओ की जो महासभा होती है उसके 193 जो आपके मेंबर्स रहते हैं, 193 में से बहुमत होना चाहिए। महासभा में भी उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा, और यूएनएससी जो आपकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वहाँ उसके जो 15 सदस्य, 5 स्थायी 10 अस्थायी, याद रखिएगा। ठीक है, 5 स्थायी जो हैं वो मित्र राष्ट्र हैं, और वहाँ पे भी उसको बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। और इस तरीके से न्यायाधीश आईसीजे में वो बन जाएगा। अब भारतीय न्यायाधीशों की बात करते हैं जो कि सीजेआई में रहे हैं, या आपका आईसीजे में रहे हैं। सीजेआई नहीं, सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है आईसीजे। सीजेआई का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे। तो भारतीय न्यायाधीश जो जो वहाँ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे BN राव जी। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव, नाम याद रखना, बेनेगल नरसिम्हा राव। 1952-53 में ये रहे। और इनके बारे में एक और तथ्य ये भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि 1951 में, यानी कि 1951 में ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ UNSC के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह, हमारे भारतीय न्यायाधीश जो आईसीजे में रहे, वो 1973 1973 में रहे। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं तो हमारे RNP जो हैं, या RSP की भी कहते हैं इनको, रघुनंदन पाठक। ठीक है, रघुनंदन पाठक नाम है इनका। 1989 से 1991 तक, 1989 से 1991 तक। ठीक है जी। आगे चलते हैं, चौथे और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके बारे में जानकारी है। दलवीर सिंह भंडारी 2012 से पहले 17 तक चुने गए थे ये, रहे, और 2017 से एक बार फिर से इनको चुन लिया गया है दूसरी बार। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा परीक्षाओं में कि कौन से ऐसे भारतीय न्यायाधीश हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दूसरी बार चुना गया। ठीक है, एक बार के लिए कोई भी न्यायाधीश आईसीजे में जाता है तो वो 9 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है, 9 वर्ष तक। ठीक है, लेकिन इकलौते अकेले ऐसे भारतीय हैं जो दूसरी बार आईसीजे में न्यायाधीश चुने गए हैं, तो उनका नाम है आपका दलवीर सिंह भंडारी जी। ठीक है, DS भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, और आपका प्रश्न ये भी आता है कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो वहाँ पर आप आईसीजे में अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अगर यह प्रश्न आपका आता है तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है जी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि आपके 1973 में रहे थे, है ना, ये आईसीजे में न्यायाधीश। तो ये
अध्यक्ष भी रहे हैं आईसीजे के और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और अगला आपका अंग है आईसीजे के बाद, आपका पांचवा अंग है यूएनओ का, जिसे हम कहते हैं ECOSOC, इकोसोक भी कहते हैं, जिसका जो आपके तीन शब्दों से मिलके बना है। ECO से इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और SO से सोशल, C से काउंसिल। ठीक है, आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस जो है ये जेनेवा आपका न्यूयॉर्क में ही है। हाँ, आपको पहले भी हमने शायद बताया हुआ है कि आपका सिर्फ आईसीजे एक इकलौता यूएनओ का ऐसा पार्ट या हिस्सा या अंग है जिसका मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा आपका, या फिर न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। न्यूयॉर्क में ना हो करके कहाँ है, नीदरलैंड द हेग में है। ठीक है, इकलौता अंग है यूएनओ का। बाकी सभी आपके पाँच के पाँच जो हैं इनका मुख्यालय जो है, आपका हेड ऑफिस जो है, ये आपका न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट इतना आता नहीं है, लेकिन 26 जून 1945 आप याद रखेंगे जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो या यूँ कहें कि जब यूएनओ बना था तो सदस्य देश इसके कितने थे, पहले 18 थे, लेकिन आजकल कितने हैं, 54 हैं, 54 54। ठीक है, यूएन का जो आपको जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 वाला, उसके साथ थे आपके कितने, 18। ठीक है, लेकिन 1965 में और 1974 में इन्होंने संशोधन कर करके और सदस्य देश जोड़े, जो कि अब कुल संख्या आजकल या वर्तमान में कितनी है, 54 है। ठीक है, ठीक है, और सदस्य देशों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, और अध्यक्ष सिर्फ 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और अब करते हैं बात इकोसोक के कार्यों की। ठीक है, क्या क्या कार्य रहते हैं। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपके संगठन हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कार्य भी इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही होंगे। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हर एक व्यक्ति स्तर पर उसके जीवन शैली में सुधार, जीवन शैली मीन्स कि उसका लाइफ स्टैंडर्ड में एनहेंस करना। ठीक है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा से अच्छा हो, इसके ऊपर भी ये अपना ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट, आपका पूर्ण रोजगार हुआ। ठीक है, सामाजिक उन्नति होगी आपकी, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी ये निरीक्षण करते रहते हैं। ठीक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति का संरक्षण हो गया, आपके जो एक तरीके का संरक्षण कह सकते हैं, सिक्योरिटी कह सकते हैं, कल्चरल लेवल पे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, और शिक्षा में भी सहयोग। ठीक है, इनका उसमें भी रहता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का सुचारू प्रवाह चला रहे इस पर भी ये दृष्टि बनाए रखते हैं। ठीक है, और आपके अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संबंध हुए, जैसे कि विश्व के देशों में एकता बनाए रखना। ठीक है, यहाँ पर भी यह इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, और ये नज़र अपनी बनाए रखते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक साथ में इसका यह भी कि इंटरनेशनल लेवल पर रिस्पेक्ट जो रहती है उसको एनकरेज करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे राष्ट्र की इज्जत करना या सम्मान करना या करवाना। ठीक है, ये भी इनके कार्यों में ही शुमार किया जाता है या शामिल किया जाता है। चलिए बात करते हैं अंतिम अंग की। ठीक है, लास्ट, और ये जो है आपका छठा अंग यूएनओ का। ठीक है, 6 पार्ट है इसका, ये जिसको टीसी, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद कहते हैं। हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, और इसका जो मेन काम है, मुख्य काम है इसका, वो है डीकोलोनाइजेशन आपका। ठीक है, अर्थात कॉलोनी का मतलब हुआ आपका कोई उपनिवेश। ठीक है, जहाँ पर जाकर के अपना जबरदस्ती किसी के ऊपर अपना अधिकार थोप देना। ठीक है, या राज करना, तो उस उपनिवेशवाद को रोकना इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका वही एक मात्र ध्येय, लक्ष्य या कार्य है। ठीक है, अविकसित राष्ट्र जो रहते हैं उनकी सहायता करना, या किसी राष्ट्र का शोषण हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई दूसरा देश उस पर दबाव डाल रहा है, किसी तरीके का उपनिवेश बना रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अपना जबरदस्ती नियंत्रण कर रहा है, तो वहाँ पर ये इंटरफेयर करते हैं, जाकर के उसको रोकते हैं। ठीक है, विश्व का अंतिम देश जिसका नाम है आपका तलाऊ। ठीक है, तलाऊ, TAL
यू तालाब जो 1994 में 1994 में स्वतंत्र हुआ। ये न्यास परिषद इसी की सहायता से हुआ है, ठीक है, उपनिवेशवाद से। और उसके बाद जो है टीसी निष्क्रिय है। और हाँ, प्रश्न आ सकता है आपको कि विश्व का अंतिम स्वतंत्र देश, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला देश, तो वो दक्षिण सूडान, जो कि अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ था या अफ्रीका से अलग हुआ था 2011 में। दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान दो हिस्सों में बंट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो प्रश्न बनते हैं। विश्व का ऐसा अंतिम देश जो ट्रस्टीशिप काउंसिल की मदद से स्वतंत्र हुआ या उपनिवेशवाद से निकला, ठीक है, वो है आपका तलाऊ, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला दक्षिण सूडान, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इन दोनों में यही अंतर है कि तलाऊ जो था वो उपनिवेश था, ठीक है, कॉलोनी था, उसके ऊपर नियंत्रण था अन्य देश का। लेकिन दक्षिण सूडान जो है उसने सिर्फ अपने आप को अफ्रीका से अलग किया 2011 में। तो इसे भी हम स्वतंत्रता में ही मानते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो साथियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।